हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी बेसिक से अभी तक अपना लेक्चर चल रहा है वो आप सबने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। और जो बच्चे एवरेज हैं उनको तो एकदम मज़ा आ रहा होगा कि उनको जीरो से मिल रहा है। और जो बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पहले से है वो जब इसको देख रहे हैं तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि अपने आप को शुरू से वापस से तैयार रखना है, क्योंकि अगर हम रिपीट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो तैयारी तो शुरू से ही होती है। ठीक है, तो उसमें हमको कहीं पे भी अपने पाथ को ना शॉर्टकट में तब्दील नहीं करना है। तो उनके लिए भी बेसिक से देखना उतना ही ज़रूरी है कि कहीं कोई पॉइंट मिस है तो सब कुछ अपना कवर हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने गैल्वेनिक सेल पूरा ख़त्म कर लिया, उस पर न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, सारी चीज़ें हमने कर ली है। जितने भी उसमें टिपिकल क्वेश्चंस बन सकते थे, नीट में पूछे जा सकते थे, वो एनसीईआरटी बेस्ड हो, एनसीईआरटी से थोड़े ऊपर हो, पीवाईक्यूज हो, सब हमने कर लिए। आज अब आगे क्या, अब आगे की अगर हम बात करें बेटा, तो मैं बहुत सिंपल सी आपको बात बोलता हूं कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई बिजली कैसे पैदा होगी, इसका ज्ञान तो ले लिया, इसका ज्ञान ले चुके। अब बात यहां पर आ गई कि उल्टा करना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मतलब सीधी सी बात है, एक रिएक्शन है तुम्हारे सामने पड़ी थी, वो खुद से चल नहीं पा रही थी, तुमने रिएक्टेंट मार्केट से खरीद तो लिया, उसमें अपना टाइम वाइम सब लगा रहे हो, पर वो रिएक्शन इनिशिएट नहीं हो रही। तो वी नीड सम एक्सटर्नल एफर्ट्स। तो वो एक्सटर्नल एफर्ट किसके फॉर्म में लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमने दिए, और तब जाके वो केमिकल रिएक्शन हुई। और इस पे जो भी सेल बन के तैयार हुआ इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको हमने क्या बोला बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये जो आधा चैप्टर है वो इस सेल के ऊपर है, इसको समझना है, इसकी वर्किंग को समझना है, और सारे कामकाज यहां पर होंगे। तो चलो देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेल बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये मेरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ऊपर से मैंने क्या कर दिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इस बैटरी से क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये आयंस के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। और कोई भी सॉल्यूशन जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोड के सारे कहाँ आएगी, सॉल्यूशन में। तो ये जो सॉल्यूशन है इन आयंस के प्रेजेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आपके सॉल्यूशन में जो कैटायन है और जो एनायन है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट कैटायन एनायन में ब्रेक हो चुका है, वो क्या करेगा, जैसे ही करंट इस सॉल्यूशन में उतरेगा तो पॉजिटिव विल रन टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो अब गैल्वेनिक सेल वाली पिक्चर दिमाग से निकाल देना कि नेगेटिव मतलब एनोड और पॉजिटिव मतलब कैथोड। अब ऐसा नहीं है, अब हम ओरिजिनल टर्म्स पे आ चुके हैं, और नेगेटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एनोड। अब आप खुद देखो, अगर कोई भी जिसपे प्लस चार्ज है, मान लेते हैं मेटल है, ये प्लस एन चार्ज था, ये जब एन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तभी सॉलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। ये जब इस पे मूव कर रहा है तो वो जो पूरी मूवमेंट को अगर मैं डिस्प्ले करूं तो ये केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में डिस्प्ले होगी कि नहीं होगी। और अगर ये सॉलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ, इसका मतलब कोई भी जो हमारा मेटल है या जो हमारा आयन है उसका कुछ ना कुछ मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा। और ये जो मास डिपॉजिट हुआ वो क्यों डिपॉजिट हुआ, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने चार्ज पास किया कि नहीं किया। अगर ये चार्ज पास नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर तो इस आयन का ये मास डिपॉजिट नहीं होता। तो एग्जामिनर की दिमाग में घंटी बज गई कि भैया मुझे बच्चों से पूछने के लिए सवाल मिल चुका है कि बताओ कितना चार्ज पास करने पर कितना मास डिपॉजिट होगा। या इसका उल्टा लेके चलूं कि अगर x ग्राम डिपॉजिट हो रहा है तो बताओ उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा।
आपसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस चालू हो चुका है कि x ग्राम मास डिपॉजिट अगर मुझे करना है तो बताओ कितना चार्ज चाहिए। समझ में आया? और अगर x कूलाम चार्ज में सॉल्यूशन में पास कर रहा हूं तो बताओ कितना मास डिपॉजिट होगा। सीधी सीधी गणित स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारा यहां पे बनेगा वो ये बनेगा। बट उससे पहले अगर चले, हम और पहले चलते, हमने जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को यहां फिल किया तो सबसे पहले जो पॉइंट था वो क्या था? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कंडक्ट करना आना चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन कंडक्ट ही नहीं करेगा तो ये फंक्शनिंग अच्छे से होगी ही नहीं ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूं जाओ मार्केट से ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले आओ, इसके बिहाफ पे मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, तो वो बंदा अच्छा सॉल्यूशन खरीद पाए उसके लिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, ये बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा जो अच्छे से अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये देखना आना चाहिए कि नहीं। आया समझ में? तो इस सवाल पे हम जरूर जाएंगे कि कितने चार्ज में कितना मास डिपॉजिट हो रहा है और कितने मास के अंदर कितना चार्ज हमको चाहिए। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे चूज करें, क्या क्या उसमें होना चाहिए, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को अपोज करते हो, सब जानना जरूरी है। वो जान लिया तो पता चल गया ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो पता चल गई, तो उसके रेस्पेक्ट में कितना मास डिपॉजिट होगा। समझ में आया? तो मैंने ना भी आपको 2 स्टेप आगे कहानी दिखाई जिसको आप आसानी से देख पाए। अब हम इस कहानी को एग्जीक्यूट करने के पहले पार्ट पे आते हैं कि ये सब अगर बैकग्राउंड में होगा, समझ में आ गई? मतलब काइंड ऑफ बिहाइंड द सीन्स, ये काम होने का जो बिहाइंड द सीन्स है, अगर वो होगा तभी ये काम होगा। तो अब हमारी कहानी उस बिहाइंड द सीन्स से अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कितनी करता है और कौन कौन सी चीजें उसके रास्ते के अड़चन बनेंगी। इज दैट क्लियर? पक्की बात है? तो जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। कूल, चलो बहुत अच्छा। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? ये जस्ट समझने के लिए था। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। तो हमारी कहानी में शुरू करता हूं। हमारी कहानी शुरू होगी बेटा फ्रॉम द टर्म कंडक्टेंस। हमारी कहानी शुरू होगी फ्रॉम द टर्म कंडक्टेंस। अभी कंडक्टेंस क्या होता है? तो अगर मैं बोलूं कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है तो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो ही कंडक्टेंस है। और अगर मैं बोलूं गिव मी एग्जांपल, सोचो बैठे बैठे, मैंने बोला सोचो जरा एक ऐसा एग्जांपल मुझे, या अपनी कॉपी में लिखो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। सोचो। तो अक्सर सबसे पहले जो एग्जांपल आपके मन में आएगा वो मेटल आएगा। किसी के मन में अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आ रहा है वो तो अभी नया नया पीछे पुराना पड़ा इसलिए दिमाग उसमें चल रहा है। बट रैंडमली अगर आपसे पूछो गिव मी एग्जांपल कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, तो आप सबके मन में जो जवाब आएगा वो कोई ना कोई मेटल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को हमने सबसे ज्यादा जो समझा है वो मेटल्स की नजर में ही समझा है। और मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टेंस को भी हम उसी नजरिए से समझेंगे। हम क्या बोलेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस that how is it provide to इलेक्ट्रॉन फ्लो, कि किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कि कितनी आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देगा, उसी को कंडक्टेंस कहते हैं। अब मान लो अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो करंट आ गया, और उस करंट बाबू को अपोज करने के लिए पीछे पीछे ठीक है, उसके नाक में दम करने के लिए रेजिस्टेंस भागा भागा आता है कि नहीं आता? देखो छोटे छोटे टर्म्स हैं, मैं पहले ही समझा दे रहा हूं जिससे जब मैं इनको कनेक्ट करवाऊं टॉपिक्स में तो क्लियर हो। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है। मैं यहां से, मुझे बोला किसी ने सर आपको ये बोर्ड क्रॉस करना है, ये बोर्ड क्रॉस करना है। मैं आ रहा हूं, ये देखो क्रॉस हो गया। कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत हुई क्या? फिर आता हूं, क्रॉस हो गया, मतलब मेरा स्मूथ वर्किंग है ना। बट मान लो, समझना, मैं चल रहा हूं, ठीक है, और यहां एक
स्टैम्पेड लगा है, ठीक है, यहाँ पे एक हर्डल है, तो मुझे अपना रास्ता ऐसे चेंज करके फिर ऐसे जाना पड़ेगा। तो खुद देखो मेरा पाथ डिस्टॉर्ट हुआ, मुझे ज्यादा टाइम लगा, मेरा पाथ स्मूथ नहीं बचा, तो मेरा मोशन स्मूथ नहीं था ना। तो वैसे ही मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं जितने आसानी से चलता फिरता मस्ती में जाऊंगा उतना अच्छा करंट आएगा, और जितने मेरे रास्ते में अड़चन होगी, जितनी मेरे रास्ते में अड़चन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, करंट को दिक्कत होगी, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन का पाथ डिस्टर्ब होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, जैसा सेकंड कलर चेंज कर लें, हर्डल्स मेड इन path of flow of इलेक्ट्रॉन, हर्डल्स मेड इन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप खुद देखो, अगर ये दोनों कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जिसको हम G से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस जिसको हम R से डिनोट करते हैं, तो कोई अगर आपसे पूछे क्या ये दोनों हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्या दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, डेफिनेशन पढ़ के क्या दिमाग में आ रहा है बताओ। अगर सिंपल सा पूछूं डेफिनेशन पढ़ के क्या दिमाग में आ रहा है, तो बिल्कुल जिसके दिमाग में ये बात आ गई कि सर कंडक्टेंस कभी भी रेजिस्टेंस के साइमल्टेनियसली साथ नहीं चलेगा, दोनों में इनवर्स रिश्तेदारी होगी कि कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस चाहता है इलेक्ट्रॉन फ्लो अच्छा हो और रेजिस्टेंस चाहता है इलेक्ट्रॉन फ्लो जितना बिगड़ा हो उतना बढ़िया हो। रेजिस्टेंस क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जितना बिगड़ा उतना अच्छा, कंडक्टेंस ये चाहता है इलेक्ट्रॉन फ्लो जितना अच्छा उतना बेहतर। तो दोनों साथ में चल ही नहीं सकते, दोनों अपोजिट ही होंगे कि नहीं। तो ये कहानी समझ में आई, मतलब कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात होगी, वेदर वो मेटल्स के अंदर हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हो, तो एक कॉन्सेप्ट हमें पकड़ के चलना है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जहां से करंट का कंडक्शन हो रहा है उन फैक्टर्स को, और एक फैक्टर साइमल्टेनियसली हमें वो पकड़ने हैं जहां पर हमको ये देखना है कि इसी कंडक्शन को कोई अपोज तो नहीं कर रहा, और जो अपोज करने वाले लोग होते हैं वही रेजिस्टेंस होते हैं। क्लियर बच्चों, वही तो रेजिस्टेंस होते हैं। तो इसीलिए मैंने इस दो टॉपिक को बड़ी स्मूथली आराम से आपको समझाया। कोई डाउट, पक्की बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन बात करें बेटा, तो मैंने क्या काम करते हैं, इसका मतलब हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस। और आप खुद बताओ ये कंडक्टेंस, अगर मैं इसको एकदम बेसिक रखता हूं, इस कंडक्टेंस की कहानी को एकदम बेसिक रखता हूं, तो मैंने बोल दिया ये कंडक्टेंस दो तरीके का होगा। कंपैरिजन के लिए मैं मेटालिक वाला भी आपको पढ़ा रहा हूं। तो एक हो गया मेटालिक कंडक्टेंस, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का कॉन्सेप्ट इन्हीं में आया। और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पढ़ना हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, पढ़ना हमको क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है। बस मेटालिक कंडक्टेंस को हम पुराने फिजिक्स के टर्म्स में कहीं ना कहीं जानते हैं, समझते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में बातें समझ के इसमें कॉपी पेस्ट करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि हम सब आलसी है ना, तो आलस में जितना अच्छा स्मार्ट वर्क निकल सकता है वो हमारा काम है। तो मेटालिक कंडक्टेंस क्या होगा बताओ? तो मैं क्या बोलूं कि सच मेटल which provide electron flow with ease, ऐसे मेटल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो को बड़ी आसानी से होने देंगे, उनके अंदर मस्त मेटालिक कंडक्टेंस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हो गया मेटालिक कंडक्टेंस। बट अब यही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कुछ चीजें पॉजिटिवली भी इंपैक्ट करेंगी तो कुछ नेगेटिवली भी। तो मैंने कहा उनको कहते हैं फैक्टर्स। उनको क्या कहते हैं? फैक्टर्स। तो अगर हम यहां पे बात कर लें फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस, तो सबसे पहला तो क्या हो गया? सबसे पहला हो गया बेटा नेचर ऑफ मेटल, कि मेरा मेटल इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को सपोर्ट करता है या नहीं।
दूसरा हो गया बिकॉज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब अब एक बात बताओ, हम क्या बोलते हैं, जो भी मेटल में फोकट इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो होते हैं कौन है? खुद सोचो। वो मेटल के आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। उनकी क्वांटिटी जितनी ज्यादा तो मोशन उतना ज्यादा, कंडक्शन उतना ज्यादा। और तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पूछूं तो बताओ, सोचो कि टेम्परेचर के साथ मेटालिक कंडक्टेंस की क्या रिश्तेदारी होगी? क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट का कंडक्शन बढ़ेगा? सोचो सोचो, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट का कंडक्शन बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट का कंडक्शन कम होगा? थिंक अबाउट दिस, सोचो एक बार। एक ठीक है, अब मान लो, चलो कि मान लेते हैं यहां एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारा वैलेंस शेल है, ये हमारा वैलेंस शेल है। ये इलेक्ट्रॉन बेचारा जब जंप करेगा तो जंप करके कहां जाएगा? इस सेल में जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करेगा इसका मोशन आ जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस शेल को हमने बोला कंडक्शन बैंड और वैलेंस शेल को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। मतलब इलेक्ट्रॉन जितनी स्मूथली इस वैलेंस शेल से, या मैं बोलूं इस वैलेंस बैंड से जितनी जल्दी कंडक्शन बैंड में जाएगा उतना बेटर आपका क्या होगा? कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर ब्रिंग्स रैंडमनेस। भाई अभी आप तुम चुपचाप बैठे हो, चुपचाप मोबाइल देख रहे हो, पढ़ रहे हो, मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो सब आराम से खड़े हो जाओगे। पर तुम्हारे नीचे आग लगा दूं, उतना ही तिलमिला के खड़े होगे, उतना ही रैंडमली जिगजैग तरीके से खड़े होगे, उतनी जल्दी खड़े होगे कि नहीं? तो वैसे ही अगर मैं इस सिस्टम को हीट कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन जो सीधा जा रहा है, शायद इसका पाथ इस तरीके से डिस्टर्ब हो गया, रैंडम हो जाए, जिगजैग हो जाए, तो यही जितनी स्मूथली उधर जा रहा है अब उतनी स्मूथली नहीं जाएगा, अब उतनी स्मूथली उधर नहीं जाएगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही उतना अच्छा नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन की मोशन उतनी प्रॉपर नहीं रही, उतनी जल्दी वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पा रहा, इट मींस कहीं ना कहीं कंडक्शन पे फर्क आएगा। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कंडक्टेंस, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कंडक्टेंस। इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है टेम्परेचर बढ़ाने से सब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सब बढ़ता है। ये आपको बेसिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए था, वो हो गया। कूल, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज, छोटी सा सवाल, अगर सवाल जवाब करने का मौका मिले और आप से मैं सवाल जवाब करना चाहूं तो एक छोटी सी बात पूछता हूं, मुझे बस ये बता दो कि आपके मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर करंट कैरियर कौन होंगे? तो जिन भी बच्चों का जवाब इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एकदम सही है, एकदम सही है, उनकी चीजें एकदम बढ़िया स्मूथली चल रही है। आ गई बात समझ में कि नहीं? कूल, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखो ठीक है, ये बात हो गई। और
ये मेरे दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, या मैं इसको थोड़ा दूर बना दूं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स हो गए। दो इलेक्ट्रोड्स हो गए तो मैंने इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये छोटा टर्मिनल हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को बोला जाता है कैथोड और पॉजिटिव वाले को बोला जाता है एनोड। तो अब अगर यहाँ पे बात करें तो मैंने कहा भर दो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या भर दो इसमें? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दो। हमने कहा ठीक है, कर दिया। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं। कौन प्रेजेंट है? आयंस प्रेजेंट हैं। और वो आयंस क्या होंगे? ऐसे कैटायन और एनायंस होंगे। आपके इलेक्ट्रोड के सहारे इलेक्ट्रिसिटी पानी में उतरी, सॉल्यूशन में उतरी, तो इस सॉल्यूशन ने कंडक्ट किया, और जैसे ही कंडक्ट किया पॉजिटिव आयन का मोशन नेगेटिव पे और नेगेटिव आयन का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आया कि नहीं आया? पक्की बात है। और यही डिपोजिशन को देखो, मैंने शुरुआत में बताया था, ये होना ही केमिकल रिएक्शन की अकरेंस है। इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहां पर अगर मैं सवाल पूछ लूं आपसे कि बताओ करंट कैरियर कौन है? कौन है जो अपने कंधों पे करंट का भार लेके चल रहा है? तो यहां आप बोलोगे वो है आयंस। यहां क्योंकि आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। कूल, पक्की बात, सब कुछ अच्छा, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक बात आती है कि यार अगर यहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, यहां अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो यहां पर भी इसको अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यही जो इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक हम खा जाते हैं समय के साथ, रेजिस्टेंस बचता है। और हमें बोला गया यही जो आर है ये भी आपका रो एल बाय ए होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही तो होता है कि नहीं होता? वहां मेरे को मैं रेजिस्टेंस पढ़ा था, फॉर्मूला लिखना भूल गया था, मेरे को लगा इतना पता होगा। गलती तो नहीं कर दी? इतना सोच के, इतना समझ के कि हाँ इतना पता होगा? हैं? नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा। सब बताना है भाई मेरा काम। ये तो वहां बताना चाहिए था मुझे, ये तो मुझे वहां बताना चाहिए था। रुक जाओ, लग रहा है गलती कर दी। और मैं जब बेसिक से पढ़ाने का मैंने जिम्मा लिया है तो बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। चलो आओ पीछे घूमो इस पे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की कहानी कैसे समझी जा सकती है? रेजिस्टेंस की कहानी ऐसे समझी जा सकती है कि सर अगर मान लो इधर लिखते हैं, लेट्स से ये एक 3D स्ट्रक्चर है, होगा हम बोर्ड में 3D का होगा यार, थोड़ा देखा जाए क्या 3D स्ट्रक्चर की जगह है? तो यार 3D है भाई, 3D है। ये ले लेते हैं जैसे, अरे एक में इसको रोटेट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। अब ओहो, देख रहे हो तो मजबूरियां, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, लाइट जिससे आपको अच्छा लगे। चलो मान लेते हैं, ठीक है। अब
और क्या मानना है, और सीधी लाइन लेते हैं और एक तार लेते हैं, तार लाल कलर का लेते हैं, तार मतलब लाल मतलब खतरा, तार नहीं छूना खतरा है। तो मान लेते हैं कि ये वायर है, ठीक है। और क्या मानना है, ये ले लेते हैं सब्सटेंस की लेंथ, ठीक है। ये क्या होगी, एल लेंथ हो गया कि भैया इतना इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना है। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां से इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे, ठीक है। अब वही वाली बात होगी कि भैया एक बात बताओ, जितनी ज्यादा लंबाई होगी, सोचो जितना ज्यादा लंबाई होगी इलेक्ट्रॉन के रास्ते में दिक्कत पैदा करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे कि नहीं, और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन हो रहा होगा उतना इलेक्ट्रॉन बल्क में आएगा कि नहीं, और जितना बल्क में आएगा हर्डल्स को ओवरकम करने की चांसेस प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसका मतलब रेजिस्टेंस भैया एरिया के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली, इनवर्सली एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम। थोड़ा थोड़ा बीच में टेस्ट कर लेते, सामने नहीं बैठे हो तो क्या हुआ, ठीक है। जो मन में मेरे बोलते जिसमें यस किया होगा समझ लेना, वीक हो समझ लेना, गलती कर रहे हो समझो ध्यान से। और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दोनों चीजों को मर्ज करेंगे, दोनों चीजों को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, यहां लिखते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो रो एल बाय ए आ गया कि नहीं आ गया, तो वही आपका फॉर्मूला आ गया। रो मतलब रेजिस्टिविटी, रो मतलब रेजिस्टिविटी। आया समझ में कि नहीं आया। तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो ही मैंने यहां पर लिखा है। तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब बच्चों को समझ आ रहा होगा कि सर आपने ना गलती कर दी पीछे ले जाके डायग्राम वायग्राम बना के। ये तो एक जेन्युइन सर एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसका लेंथ भी दिख रहा है, एरिया भी दिख रहा है, सब कुछ तो दिख रहा है। पर यहां पर आओ सर लौटाओ वापस आओ वापस आओ, यहां कहां लेंथ है, किसको एल मानोगे, लेंथ ऑफ सब्सटेंस, किसको कहां से इलेक्ट्रॉन का क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे, कैसे इसमें एल और ए की वैल्यू डालोगे। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जब आप बात सही कह रहे हो उसी पे आपको तर्क देते हैं कि यहां बोला यह गया है कि जो लेंथ है उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है, इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है उसको एल बोला है। और एरिया की तरह हमने क्या माना है, इलेक्ट्रोड पार्ट डिप्ड इन सॉल्यूशन, कि इलेक्ट्रोड का कितना पार्ट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, कि इलेक्ट्रोड का कितना पार्ट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। आया समझ में। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये जो दूरी है इसको बोल दिया लेंथ। और ये जो पोर्शन डूबा हुआ है, ये जो पोर्शन डूबा हुआ है इसको बोला ए, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोला इसको, ए, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किस तरीके से आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है, वहां रेजिस्टेंस भी होता है। करंट कैरियर्स कौन होते हैं, आयंस होते हैं। रेजिस्टेंस निकालने के लिए किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है वो देखो बेटा, सारा ये चीज आपके सामने यहां मैं एकदम देखो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जिसको आता है, जिसको पता है, जो बच्चा स्मार्टर है वो प्लीज वीडियो को 1.5 पे देखो, वो 1.5 पे देखो,
क्योंकि आपको चीज पता है तो फटाफट फटाफट रिवाइज हो जाएगी। बट रिवीजन के अंदर भी बेसिक से रिवाइज हो वो ज्यादा अच्छा है, ना कि कोई आके डायरेक्ट बोले। क्योंकि जब बेसिक से रिवाइज होगा तो आपका दिमाग हर चीज को रिकॉल करता चलेगा, हाँ ये है ये है ये है। बट कोई आके सिर्फ डायरेक्ट उसी पॉइंट पे हिट कर रहा है कि ये तुम्हारे लिए अब ये जानना जरूरी है। अब क्या पता पुरानी चीज में कोई मिस्टेक हो गई हो, दिमाग की तो है, आगे पीछे हो जाती हैं चीजें, तो हमको वैसा रिस्क नहीं लेना पढ़ाई में। आप खुद सोचो बेटा, आप बहुत बेसिक सी बात, आज हम बोलते हैं, आपने सोचा होगा कि इस फलाने प्लेयर का कमबैक हो रहा है, ठीक है, कमबैक करना बहुत मुश्किल। ये आजकल जो प्लेयर कमबैक के बाद आते हैं उनकी कितनी चर्चा होती है ना, मतलब उनको कितना वो मिलता है, कितनी ज्यादा उनको पब्लिक प्यार करती है, उसको कितनी ज्यादा बातें होती है, गर्व प्राउड फील होता है कि यार इस बंदे ने कमबैक किया। क्यों? बिकॉज कमबैक इज नॉट इजी। अगर कोई प्लेयर किसी XYZ, मैं कह रहा हूं लेट्स टॉक अबाउट सुनील छेत्री ओनली, फुटबॉल में बहुत अच्छा नाम है ना, 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर है इन द वर्ल्ड, है कि नहीं है? अगर मैं उन्हीं की बात करूं तो अगर वो किसी इंजरी की वजह से टीम से अगर वो बाहर हो जाते हैं, सोचना कितनी बड़ी बात है, कितना जाना पहचाना नाम है। तो अगर वो इंजरी ठीक तो सीधा नंबर है उनका तो टीम में, पर नहीं, ही हैज टू गो थ्रू ऑल दी प्रोसेस कि इंजरी ठीक हुई, रिकवरी कितनी हुई कि नहीं हुई, फिर से ट्रेनिंग होगी, फिर से वो क्लब पे खेलेंगे, फिर से वो परफॉर्म करेंगे, देन ही विल बी द पार्ट ऑफ अ इंडियन टीम और द क्लब टीम, मेन टीम। तो वो प्रोसेस देखो जीरो से, ऐसा नहीं है कि बीच का जो प्रोसेस है बेसिक से उनके हटा दिए गए कि ओके सर आप ठीक हो, आपका नाम है आप आ जाओ, नहीं। तो हर वो बच्चा जो कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर गया है, मैं अभी ड्रॉपर्स के लिए बात कर रहा हूं इवेंचुअली, ठीक है, तो जो बच्चा स्कोर कर जाए बाय चांस किसी नंबर, किसी कुछ इक्के दुक्के नंबर्स के वजह से या किसी वजह से उसका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इट डजेंट मीन कि आप कॉन्स्टेंटली अब जब नेक्स्ट ईयर पेपर दोगे तो आप उतना ही स्कोर करो, नहीं। नाउ ये जो प्रोसेस आप एक्वायर करोगे, ये जो प्रोसेस आप एक्वायर करोगे अब पूरे साल के लिए, जो 6 महीने 8 महीने के लिए, दैट विल बी द स्टोरी जो रिजल्ट में कन्वर्ट होगी और आपको एक मनचाही चीजें मिलेंगी। समझ में आ गया? तो अगेन इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू एंड। इसीलिए कमबैक करना आसान नहीं होता, इसीलिए जो कमबैक कर लेते हैं उनके लिए इतनी ज्यादा वाहवाही होती है। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस इज द स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स होते हैं। समझ में आया? इसलिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, वन शॉट, मैं भी वन शॉट दूंगा, बट हर वन शॉट के पहले अगर मैं बोलूंगा ये अच्छे से ऐसे पढ़ो ना, जहां हर एक बात क्लियर हो रही है, तो ज्यादा अच्छी चीज है। तो यूज रिस्पेक्ट टू दोज प्लेयर्स जो ऐसे कमबैक करते हैं, तो प्लीज मेक देम योर मोटिवेशन, टेक समथिंग फ्रॉम देम कि नहीं, वी हैव टू हिट स्टेप बाय स्टेप, वी हैव टू बिलीव इन दी प्रोसेस। प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूल, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा ज्ञान देना जरूरी है, सामने बैठे होते तो इधर आओ, देख के पता चलता है कि इसको कितने ज्ञान की जरूरत है, बट कैमरे के उस साइड आप लोग किस माइंडसेट के साथ वीडियो देख रहे हो, क्या अप्रोच अपना रहे हो, हम नहीं जस्टिफाई कर सकते। समझ में आई बात? बट मेरी कोशिश ये रहेगी मैं सबके लेवल पे जाके चीजों को डिलीवर कर सकूं, ठीक है। और बहुत जल्द हम ऐसी चीजें भी लेके आएंगे जहां आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सको, मेरे से बातचीत कर सको, ठीक है। हम बहुत स्मॉल स्मॉल बैचेस के अंदर काम करने वाले ऑनलाइन के अंदर, जो ऐसा आज तक कभी कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। सब ऑनलाइन लेते हैं, कम से कम प्राइस रखते हैं और उसमें बल्क होती है, फिर आप पढ़ रहे हो, बस वीडियो देख रहे हो, किससे पूछना है, कहाँ डाउट करना है, एक डाउट भेजा क्या है, कोई सिस्टम नहीं। बट अगर उसी चीज को हम बहुत ही छोटे में एक्वायर कर दे, 20 बच्चों का ही ग्रुप, तो जब मैं क्लास ले रहा हूं तो आई कैन से कि सब बच्चे अपने माइक ओपन करो, तुरंत मुझे सवाल जवाब करो, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। वो 1 घंटे तुम क्लास में देख रहे हो नहीं देख रहे हो मुझे पता रहेगा, आई विल नो कि आप पैन इंडिया में कहीं पे बैठे, बट आई विल नो यू बाय योर नेम। समझ, दैट्स अ कनेक्टिविटी। सो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर वैसी चीजें आपको फील होती है कि नहीं ये चीजें मिसिंग है, तो प्लीज हमसे जुड़े, ठीक है। और उन्हीं सब के लिए बना रहे। चलो, तो ज्ञान थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाता है, तो ज्ञान में यही है, थोड़ा सा दो तो ऐसा लगता है 2 बातें और बच्चों को समझा दे और समझा दे। चलो वापस आते, लौट के वापस आते हैं, और हमने यहां पे खत्म किया। अब यही बात होगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो हो गया। अब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो गया, कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो रहा है, तो फैक्टर्स कि कौन कौन सी चीजें हैं
जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में सबसे पहला क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? जो पढ़ चुके हैं वो बताएं और जो नए हैं वो देखें। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चूज करने से पहले। तो सबसे पहले सवाल एक मन में आ रहा होगा, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। नेचर तो बाद में सर, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये समझा दो पहले। मैंने कहा इतना बेसिक समझाने के लिए हूं, आओ देखो हटा देता हूं ये। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। तो इलेक्ट्रोलाइट आपके ऐसे कंपाउंड्स, या मैं बोलूं बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोलाइट आपके जैसे KCl है बेटा, अगर इस KCl को देखूं तो जैसे इसको एक्वस में मीडियम में लूंगा तो बिल्कुल ही अपने आप को K प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो ऐसे कंपाउंड जो मीडियम में खुद को आयंस में डिसोसिएट कर लेते हैं उनको एक दर्जा दिया गया एक नाम का, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? कोई डाउट? जैसे और देखो CH3 COOH, ये भी जब टूटेगा तो CH3 COO माइनस प्लस H प्लस देगा। और देखना चाहो NaCl, जैसे ही एक्वस में मीडियम में लोगे, रॉक सॉल्ट होता है, तो ये भी अपने आप को Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो अब इनकी नेचर के बारे में बात हो रही है, इनके नेचर के बारे में बात हो रही है। तो नेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? तो देखो नेचर को डिफाइन किया जाता है दो तरीके से। नेचर इज डिफाइंड, ठीक है, दो तरीके से डिफाइन होता है इस इलेक्ट्रोलाइट का। एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे, जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे कंपाउंड्स जैसे KCl NaCl जिनको पानी में डालने के बाद ये 100% डिसोसिएट होते हैं। 100%, मतलब इस साइड कुछ नमक बचेगा ही नहीं, सब टूट चुका होगा। तो ऐसे जो 100% डिसोसिएशन करते हैं, या मैं बोलूं जिनका अल्फा 1 होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जैसे CH3 COOH, ये आपका लेस देन 5% ही डिसोसिएट होता है। तो ऐसे लोग जो लेस देन 5% डिसोसिएट होते हैं, जो लेस देन 5% डिसोसिएट होते हैं, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये वर्ड आपने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में सुना होगा, 0 से 1 के बीच में होता है, वो वीक होते हैं। तो आप खुद सोचो आपके लिए कौन काम के हैं, आपके लिए काम का कौन है, स्ट्रॉन्ग या वीक? मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये 100% आयंस में टूट रहा है। जो 100% आयंस में टूट रहा है वो ही तो सबसे ज्यादा आयंस देगा, वहीं तो कंडक्टिविटी अच्छी मिलेगी, वहीं तो सबसे ज्यादा मास डिपोजिशन हो सकता है। तो ये नेचर अगर मैं डिसाइडेड नहीं रखूंगा, नहीं देखना आएगा, कैसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट उठाओगे? समझ में आया? बहुत बढ़िया, पक्की बात। चलो गुड। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा है बेटा विस्कोसिटी। दूसरा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। गाढ़ापन
मतलब कितना मेरा मीडियम थिक है। तो जितना मेरा मीडियम थिक होगा, जितना मेरा मीडियम थिक होगा, उतना आयंस को चलने में दिक्कत होगी। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, that is inversely proportional to mobility of ion, inversely proportional to mobility of ions। और आयंस जितने ज्यादा, समझ रहे हो, आयंस की मोबिलिटी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी उतनी कम होगी। तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मतलब विस्कोसिटी जितनी ज्यादा, आयंस का चलना फिरना उतना कम। जितना आयंस का चलना फिरना कम, उतनी ही आपकी कंडक्टेंस कम। सब हाथ पकड़ के चल रहे हैं एक दूसरे का, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बच्चे चल रहे हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर। लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का फंडा क्या है, ये फंडा क्या है? तो यहां पर देखो आयंस के मूवमेंट से मतलब है, कोई डायरेक्शन ओरिएंटेड चीजें है ही नहीं। तो टेम्परेचर जितनी ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। आया समझ में कि नहीं आया? आई होप आया होगा। आया होगा। कोई डाउट? तो क्यों नेचर इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी इंपॉर्टेंट, सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? कोई डाउट? पक्की बात है? श्योर? आया ना समझ में? पक्की बात? कोई लोड, कोई लफड़ा, किसी तरीके से कोई चीज है? बहुत अच्छे। तो बच्चों देखो, यही आज का जो लेक्चर था, उसके अंदर में यही सिखाना था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी स्टार्टिंग क्या है, उसको किस तरीके से अपन जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, वो हमने देखा। सेकेंडली हमने यहाँ पर कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में डिफरेंस देखा, और एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट ढूंढने के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो देखा। कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? श्योर? तो इसीलिए छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसको 1.5 पे भी फटाफट देख सकते हो, बट मैं इस लेक्चर को लेंदी नहीं रखना चाहता कि कुछ चीजें 1.5 पे देखी तो मेन चीजें 1.5 पे देख ले जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। समझ रहे हो? तो हर चीज के पीछे एक माइंडसेट है। तो जिस माइंडसेट से मैं आपको बोल रहा हूं, उसी माइंडसेट से प्लीज पढ़ो, उसी माइंडसेट समझोगे तो एक लॉन्ग टर्म के लिए चीजें आप एनालाइज समझ सकोगे। इज दैट क्लियर? तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसके आगे अब आगे सेकंड बात क्या है, अच्छा सॉल्यूशन नोट हो गया। अगर अच्छा सॉल्यूशन नोट डाउन हो गया, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट पसंद आ गया, ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट पार्ट की भैया ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट कितना करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम वही कंडक्टिविटी, समझ रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उनकी तरफ घूमते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो वो उन चीजों की तरफ अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। समझ रहे हो? इसलिए मैंने मर्ज नहीं किया, छोटे में रोक दिया। और बीच में बहुत अच्छा आपको एक अच्छी बात सिखाई है, उसको समझना, उसको जानना, और वो मोस्टली हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस तो 11th वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ड्रॉपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो उसी प्रोसेस में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या कहते हैं इन दी एंड, क्या कहा जाता है जब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर तक की विदा लेते हैं? तो थैंक यू। क्या बोलते हैं हम? थैंक यू। सजा दें थोड़ा? लो सजा देते हैं। थैंक यू। ठीक है बच्चों, आई होप सब कुछ बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक है ना? तो एक बार को थैंक यू के बाद फटाफट से अब एक रिकैप भी दे देता हूँ। हमने पढ़ा कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डीप में अच्छे से समझा, दोनों का रिलेशन समझा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बना वो आपको बताया। फिर हमने कंडक्टेंस का डिफरेंस देखा, मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, बेसिक से करंट कैरियर सब कुछ क्या होते हैं आपको बताया, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा वो बताया। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं वो आपको देखा। इलेक्ट्रोलाइट फिर से क्या होते हैं वो आपको समझा दिया। और एट द एंड जो मैं आपसे प्यार से कहता हूँ, थैंक यू।
ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।